इस कहानी की शुरुआत पुलवामा से नहीं बल्कि कश्मीर को भारत से अलग करना। उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल की ताकि वो अपने ही दोस्त की इस कहानी की शुरुआत पुलवामा से नहीं बल्कि सालों पहले 1999 से होती है, जब खानदार हैजे के बाद इंडिया को मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। वहाँ से निकलते ही उसने पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद करके एक संगठन बनाई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, कश्मीर को भारत से अलग करना। सालों तक ये संगठन छुपकर वार करता रहा, लेकिन 2016 के बाद सब कुछ बदल गया था। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी का चेहरा बदल रहा था। अब टेररिस्ट छुपते नहीं थे, वो सोशल मीडिया पर ओपन चैलेंज करते थे। मसूद अजहर अपने सबसे ट्रस्टेड लोगों को पाकिस्तान से कश्मीर भेजता था। इसमें शामिल थे उसके अपने भतीजे उस्मान और उमर। ये लोग नॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग से नहीं आते थे। जैसे ने कठुआ और सांबा सेक्टर में बॉर्डर फेंसिंग के नीचे 3 फुट चौड़ा और 25 फुट गहरा टनल खोद रखी थी। इन टनल से ये लोग कश्मीर पहुंचे। कश्मीर पहुंचकर इनका प्लान एकदम क्लियर था, एक बड़ा हमला। लेकिन इस हमले के लिए उन्हें एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जो लोकल हो और जिसे देखकर किसी को शक ना हो। और वो चेहरा उन्हें मिला गुंडी बाग के 20 साल के लड़के में, जिसका नाम था आदिल दार। आदिल पहले एक पत्थरबाज था, उसे पुलिस ने पकड़ा भी था, लेकिन सी कैटेगरी यानी लो थ्रेट टेररिस्ट मानकर छोड़ दिया था। यही सिस्टम की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आदिल के अंदर गुस्सा था और जैश के कमांडर ने उस गुस्से को वेपनाइज किया। उसे पाकिस्तान बुलाया गया। वहाँ उसे इस्तिशादी ट्रेनिंग दी गई, यानी फिदाइन बनने की ट्रेनिंग। जब वो वापस आया तो उसके अंदर इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी। इधर कश्मीर में प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी। प्लान था VBIED, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक चलती फिरती कार बॉम्ब। इसके लिए सजाद नाम का एक OGW ने एक पुरानी मारुति इको मिनी वैन खरीदी। इस कार का चेसी नंबर घिस दिया गया ताकि कोई इसे ट्रैक ना कर सके। धीरे धीरे करके बॉर्डर के उस पार से 200 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव RDX, एमोनियम नाइट्रेट और जेलेटिन स्टिक्स जमा किया गया। ये सब कुछ शाकिर बशीर नाम के एक फर्नीचर शॉप ओनर के घर पर असेंबल हो रहा था। बॉम्ब बनाने वाला मास्टरमाइंड था उमर फारूक, जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका था। वो लोग बॉम्ब बनाते वक्त हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं था। और दूसरी तरफ इंडियन इंटेलिजेंस को सिग्नल मिल रहा था। जनवरी से लेकर फरवरी तक टोटल 11 इंटेलिजेंस इनपुट आए थे कि एक बड़ा IED अटैक होने वाला है। लेकिन ग्राउंड पर कुछ ऐसी मजबूरियां भी थी जिन्होंने दुश्मन का काम और आसान कर दिया। हैवी स्नोफॉल की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे कई दिनों से बंद था। जम्मू ट्रांसिट कैंप में हजारों सोल्जर फंसे हुए थे। जब रास्ता खुला तो सोल्जर को जल्दी निकालने का प्रेशर था, इसलिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक साथ 78 गाड़ियों का कॉन्वॉय निकालने का फैसला किया गया। इसमें टोटल 2547 CRPF जवान थे। इतना बड़ा कॉन्वॉय एक मूविंग टारगेट बन गया था। तारीख थी 14 फरवरी 2019। सुबह के 3:30 बजे कॉन्वॉय जम्मू से निकलता है। सोल्जर खुश थे, कोई छुट्टी से वापस आ रहा था तो कोई नई पोस्टिंग पर जा रहा था। कॉन्वॉय में बस नंबर 5 थी, जिसके हेड कांस्टेबल थे जयमाल सिंह, जो ये कॉन्वॉय चला रहे थे। उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल की ताकि वो अपने ही दोस्त की बेटी की शादी के लिए उसकी ड्यूटी ले सके। वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी ड्राइव होगी। जैसे जैसे कॉन्वॉय पुलवामा के करीब पहुंचा, वहां साकिर बशीर अपने दुकान से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सिग्नल दिया और आदिल अपनी RDX से भरी इको वैन लेकर हाईवे पर आया। समय था दोपहर के 3:15। जगह थी लतीपोरा, पुलवामा। ASI मोहनलाल ने देखा कि एक सिविलियन वैन तेजी से कॉन्वॉय के बीच घुसने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वार्निंग दी, गोली भी चलाई, लेकिन आदिल रुका नहीं। उसने अपनी कार सीधा बस नंबर 5 से टकरा दी। धमाका इतनी तेज हुआ कि बस के परकच्चे उड़ गए। 10 किलोमीटर दूर तक आवाज़ सुनाई दी थी। बस के लोहे, इंजन के पार्ट्स और हमारे जवानों के जिस्म के टुकड़े 500 मीटर दूर तक बिखरे हुए थे। उस एक पल में हमने अपने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। पूरा देश सदमे में था, लेकिन ये सदमा जल्दी ही एक गुस्से में बदल गया। हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक मांग थी, बदला। सरकार पर प्रेशर था। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी, वो जगह और वक्त को खुद चुने।
लेकिन सवाल ये था कि बदला कैसे लिया जाएगा। 2016 में उरी अटैक में हमने जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान इस बार जमीन पर पूरे तैयारी से बैठा हुआ था। बॉर्डर पर हैवी डिप्लोमेट थे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा प्लान बनाया जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। टारगेट सिलेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी और रॉ ने दिन रात एक कर दिया। उन्हें पता चला कि पुलवामा अटैक के बाद जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट बॉर्डर से दूर पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। हिल टॉप पर जैसे का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इंडिया के लिए ये डिसीजन आसान नहीं था। 1971 की जंग के बाद पहली बार इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर हमला करने वाली थी। अगर एक भी गलती होती तो दोनों देशों के बीच फुल स्केल वॉर छिड़ सकती थी। और इस मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन बंदर, क्योंकि रामायण में हनुमान जी ने लंका में घुसकर आग लगाई थी। वही काम हमारी एयरफोर्स भी करने जा रही थी। डेट डिसाइड हुई 26 फरवरी 2019। रात का वक्त था। ग्वालियर एयरबेस से मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इन जेट्स को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये लेजर ग्राउंडेड बम गिरा सकते थे और रडार को डॉज करने में माहिर थे। इनके साथ सुखोई 30 और मिड एयर रिफ्यूलर्स भी थे। पाकिस्तान की रडार को कंफ्यूज करने के लिए एयरफोर्स ने एक डिकॉय भेजा, यानी एक नकली प्लेन, ताकि पाकिस्तान की एयरफोर्स भावलपुर की तरफ भागे। और तभी रात के करीब 3:30 बजे हमारी मिराज जेट्स ने बालाकोट के ऊपर पोजीशन ली। उन्होंने स्पाइस 2000 बम्स ड्रॉप किए और ये बम इंटेलिजेंस बिल्डिंग की छत को चीरते हुए सीधा अंदर गए और एक्सप्लोड हो गए। उस वक्त कैंप में 300 से ज़्यादा आतंकवादी सो रहे थे। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। मिशन सिर्फ कुछ मिनटों का था। बम गिराने के बाद जेट्स वापस इंडिया आ चुके थे। पाकिस्तान की एयरफोर्स की F-16 जब तक स्क्रैम्बल होके वहां पहुंचती, तब तक हमारे पायलट वहां से अपनी सीमा में सुरक्षित आ चुके थे। सुबह जब पाकिस्तान की नींद खुली तो वहां सिर्फ तबाही थी। पहले पाकिस्तान ने झूठ बोला कि सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं, लेकिन दुनिया भर की सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि भारत ने घर में घुस कर मारा था। पुलवामा के 12 दिन बाद हिसाब बरोबर किया गया। पुलवामा हमारे देश के इतिहास का एक काला दिन था, लेकिन ये हमारे ताकत का सबसे बड़ा सबूत भी बना। दुश्मनों ने सोचा था कि वो हमें आसानी से तोड़ देंगे। उन्हें लगा था कि 40 जवानों की शहादत से भारत डर जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये नया भारत है और ये घर में घुस के मारता है। और आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं क्योंकि सरहद पर कोई जवान बर्फ में खड़ा है। बस नंबर 5 में सवार वो 40 जवान वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी कुर्बानी देश को एक कर दिया। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। बालाकोट की वो रात और NIA की वो इन्वेस्टिगेशन इस बात के सबूत है कि जब बात देश की आती है तो भारत कोई कसर नहीं छोड़ता है। उन वीरों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।